सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे और घर परिवार में बढ़िया से होंगे। तो आज के हम चैप्टर में हमारा 11 चैप्टर रहने वाला है, जो रहने वाला है पावर इलेक्ट्रॉन में प्रयुक्त विशेष युक्तियाँ। उनके बारे में आज जो सवाल रहने वाले हैं हमारे, तो उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? भाई ये डिवाइस सिंबल दे रखी है, ठीक है ना। चाहे इस प्रकार से आ जाए, चाहे आपकी इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये बनी है इस प्रकार से। चाहे तो इस प्रकार से आ जाए आपका सिंबल, चाहे ऐसे इस प्रकार से आ जाए। दोनों प्रकार से किसी प्रकार से आपका सिंबल आया है, तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर कौन से होने वाला है। तो हम इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा। तो पहला निकल के आता है सी, वो एस सी आर। दूसरा निकल के आता है IGVT, और तीसरा निकल के आता है DIAC डायक, और चौथा है ट्रायक। तो उनमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला बेटा? कमेंट करेंगे बेटा। चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है चारों में से? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाए बेटा? ट्रायक। मात्र ट्रायक कैसा सिंबल है जो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ओके, आगे बढ़ती हैं। प्रश्न दूसरा, कौन सा पूर्व मापे हुए परिचित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है भाई। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। तो पहला है वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, ठीक है, स्टेबलाइजर। दूसरा है पालन जनक। तीसरा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तीसरा है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको बेटा। कमेंट करें कौन सा रहने वाला है। देखो, जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं पकड़ोगे, प्रश्न को पहले पढ़ो आराम से, ढंग से समझ में आना चाहिए, और उसको 2 सेकंड 3 सेकंड सोचने का समय दो। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आंसर देखेंगे उसमें चार ऑप्शन में तो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? सी, कैथोड रे को बोलते हैं अपन CRO। क्या बोलते हैं भाई? CRO। CRO की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बेटा ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि CRO की फुल फॉर्म क्या है भाई। तो बेटा फुल फॉर्म यही होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब पूछ लीजिए करता क्या है ये बेटा? वेव फॉर्म को दर्शाने के लिए इसका क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। जैसे कि ये वेव फॉर्म है आपकी इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती हैं आपकी, कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से होती हैं। तो इनको क्या है दर्शाने के लिए, इस प्रकार से क्या होती हैं, वेव फॉर्म को दर्शाने के लिए CRO का क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। बेटा पूछ लिया है कौन सी धारा पर करती हैं, तो बेटा AC और DC पर धारा पर करती हैं। और एक और धारा निकल के आती है, जैसे कि AC जनरेटर और DC। बेटा इन तीनों पे ही करती हैं बेटा, समझ गए ना। तो आपको ध्यान रखना है बेटा इस चीज का, ठीक है। पूछ ली जाए कौन सी धारा करती हैं, तो इन धाराओं पर इनका क्या करती हैं? CRO की परीक्षण करती हैं कि वेव फॉर्म किस प्रकार से आ रही हैं। ओके, आगे बढ़े। प्रश्न 3 में हमारा
ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉन्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ोगे, उसके बाद क्या देना है बेटा? आंसर देना है। ओके, तो पहला हमारा है ऑप्शन है FAT, दूसरा है UGT और तीसरा है SCR और चौथा है IGVT। तो बेटा देखिए, एक बात बताऊं आपको, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन तीनों की मैं बता देता हूं आपको। तो FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, UGT का मतलब होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, और SCR का होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बेटा IGVT की फुल फॉर्म क्या है बेटा, कमेंट करके बताएंगे। अब देखेंगे इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो बेटा कमेंट करेंगे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, IGVT। ठीक है, क्या हो जाएगा, IGVT। ओके, फुल फॉर्म और बतानी इसकी बेटा, फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बढ़ती हैं, प्रश्न है हमारा 4। SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है भाई? देखो बेटा, पहली वीडियो में ट्रांजिस्टर की मैं पढ़ा रखे हैं कि FET कहां पर प्रयोग होती है। तो पिछली वीडियो में आप देखें कि FET का प्रयोग कहां हो रहा है। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। अब आगे इसमें SCRO का क्या प्रयोग है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है प्रबंधक, दूसरा है दोलक, तीसरा है मल्टीवाइब्रेटर, चौथा है मोटरों का गति नियंत्रणक। तो 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको बेटा। राइट आंसर कौन सा हो जाए बेटा, कमेंट करेंगे 4वें ऑप्शन में। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, D, मोटरों का गति नियंत्रण। CRO क्या करता है भाई, जो मोटर की जो गति नियंत्रण होती हैं उनमें इसका क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। प्रश्न यही बोल रहा है, और प्रश्न के हिसाब से हमने क्या लैंग्वेज पढ़ी उसकी, उसके हिसाब से ऑप्शन टिक करिए। तुम्हारा राइट आंसर कौन जाएगा, मोटरों का गति नियंत्रण। बेटा ध्यान रखना है इसका। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सिंबल दिखाई दे रहा है कि R1 का कार्य क्या है, मतलब प्रतिरोध की पूछ रहा है। इस प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है भाई। इस प्रतिरोध का R1 है, यहां पर R1 लगा हुआ है, यहां पर है कि यहां पर है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पास PDF हो या वैसे तो देख सकती हैं। तो ये पूछ रहा है R1 का कार्य क्या है। तो ऑप्शन देखेंगे आगे हम। तो पहला है R2 में धारा नियंत्रण करता है। ये तो हो ही नहीं सकता, धारा नियंत्रण कैसे करेगा R2 में। प्रतिरोध जो होती हैं वो तो सभी धारा नियंत्रण करती हैं, एक दूसरे में थोड़ी करती हैं। नेक्स्ट है ओवरलोड से ट्रैक की रक्षा करता है, गलत। तीसरा है ओवरलोड से RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है, गलत। और जब बेटा तीनों ही गलत हो जाएंगे तो बचा कौन सा बेटा हमारा, चौथा। तो ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए फल दर को नियंत्रित करता है। आंसर क्या है हमारा, D। तो बेटा कुछ प्रश्न के हिसाब से कुछ आप पढ़ते हो तो उसके हिसाब से भी आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इस प्रकार से भी कर सकती हो बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा 6वां। पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है। PCS, पावर कंट्रोल, इसको हम बोलें PCS, पावर कंट्रोल सर्किट KC, ऐसे कुछ उसकी फुल फॉर्म हो सकती है, बट बन नहीं पा रही यहां पर क्योंकि सर्किट आ गया, C आएगा इसमें, और आपका कंट्रोल है तो फिर आपका C आएगा इसमें। तो इसको बोलते हैं PCC, पावर कंट्रोल सर्किट। क्या बोलते हैं, PPC बोलते हैं इसको। तो PPC में डायोड का उद्देश्य क्या है भाई, मतलब इस PPC में हम डायोड को क्यों लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा रेक्टिफायर के रूप में, दूसरा है ट्रिगर करने के लिए, तीसरा है एक ऑसिलेटर के रूप में, चौथा है आपका प्रबंधन के
रूप में। तो किस प्रकार से बनना है भाई? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बताएंगे कमेंट करके। 6वें प्रश्न में क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ट्रेवल करने के लिए क्या करते हैं भाई? पीपीसी में डायक का उद्देश्य हमेशा रहता है। किस में रहता है? पीपीसी में। ठीक है जी, गलत है, इसकी थोड़ी बननी भाई ऊपर सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा 7वां। इलेक्ट्रॉनिक जो पंखे होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक जो पंखे होते हैं, तो नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इन चारों में से कौन सा रहने वाला राइट आंसर बताएंगे बेटा? एफएटी, डायक, यूजीटी, ट्रायक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कौन सा रहने वाला है? कमेंट करके बताएंगे बेटा, बताओ कौन सा रहने वाला है बेटा? तो इसमें भी क्या रहेगा बेटा हमारा? ट्रायक रहेगा। क्या रहेगा? ट्रायक। ट्रायक वाला पहला भी ऑप्शन रखा द्वारा से आ गया है, जो क्या इलेक्ट्रॉन जो पंखे होती हैं उनको नियमित रूप से नियंत्रण करने के लिए इन उपकरणों को क्या करते हैं अपन? प्रयोग करते हैं बेटा। ओके बेटा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा बेटा। मैं ये कह रहा हूं आप डेफिनेटली कुछ किताबों को पढ़ो भाई साहब, कुछ पीडीएफ पढ़ो, दोनों चीज को मिला के पढ़ो, तो तीसरी चीज तो निकल के आएगी ही आएगी। ओके, तो ध्यान रखना है बेटा इस चीज का आपको। तो पहला इसमें ऑप्शन प्रश्न है हमारा क्या? एस सी आर का कौन सा चतुर्थांश प्रचलन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट लेता है? मतलब रिवर्स, जो रिवर्स बाइसिंग होती हैं उनमें क्या लेता है? बहुत ज्यादा करंट लेता है। तो कौन सा होगा? 4 ऑप्शनों से कौन सा राइट आंसर होने वाला है बताएंगे? पहला चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा और दूसरा। तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर बताएंगे बेटा हमारा? इसमें 8वें प्रश्न में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा हमारा? कौन सा रहने वाला है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? तीसरा जो चतुर्थांश तो होता है भाई, जिसमें सीआरओ सबसे ज्यादा मतलब क्या करता है? करंट खपत करता है, रिवाइस में भारी करंट लेता है। प्रश्न है हमारा ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में, जो ट्रायक मोटर होती है भाई, जो नियंत्रण सर्किट में समझते हैं, इसको कंट्रोल करना। ओके, सर्किट में एक स्नेवर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसको स्नेवर बोलेंगे, केनेवर बोलेंगे, थोड़ा सा देख लेना। इसका उपयोग क्यों किया जाता है भाई ट्रैक मोटर के अंदर? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गलत ट्रिक से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ट्रैक का जीवन बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन मोटर बला गुण को बढ़ाने के लिए, चौथा है मोटर की गति को स्थिर बनाए रखने के लिए। तो बेटा 4 ऑप्शन में से नजर आ रहा है आपको राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट करके बताएंगे कौन सा रहने वाला है चारों में से। जल्दी से कमेंट करेंगे बेटा हमारा कौन सा रहने वाला है राइट आंसर? ए। क्या रहे? गलत ट्रिक से बचाने के लिए क्या करते हैं भाई? ट्रायक मोटर में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है भाई? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, उसका मुख्य प्रयोग क्या है बताएंगे बेटा सारे? पहला ऑप्शन है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है धारा नियंत्रण डिवाइस, तीसरा सकारात्मक। हाँ, दूसरा ऑप्शन है धारा नियंत्रण डिवाइस, तीसरा है हमारा सकारात्मक फीडबैक डिवाइस, चौथा है कम इनपुट प्रबाधा। प्रतिबाधा उपकरण। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा रहेगा राइट आंसर करेंगे बताएंगे बेटा? कमेंट करेंगे कौन सा रहने वाला है हमारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। क्या करता है भाई कि एफईटी हमारा क्या करता है? वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है, जो वोल्टेज जो क्या करता है?
कंट्रोल या नियंत्रण करता है। समझ में आएगी ना बात। अब पढ़ते हैं आगे। देखो हर चीज का उपयोग हो रहा है, मतलब सीआरओ को कहां पर प्रयोग हो रहा है, इफेक्ट का कहां पर प्रयोग हो रहा है, ट्रैक का कहां पर प्रयोग हो रहा है, ये सारे ऑप्शन में आ रहे हैं। तो इनमें से कहीं ना कहीं 2 प्रश्न तो डेफिनेटली आएंगे आपकी, मैं गारंटी बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यूनिजैक्सन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है भाई, बताओ। पहला है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, दूसरा है प्रशासन ट्रांसमीटर, तीसरा है लाउड स्पीकर एम्पलीफायर, चौथा है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे बेटा क्या राइट आंसर रहने वाला है। चारों में राइट आंसर कौन सा होगा बेटा हमारा, कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इसका यूजीटी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, हाँ भाई, एन चैनल जीएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अवनित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न। एन चैनल, देखो एन चैनल होते हैं आपके, पी चैनल होते हैं, जो एन पी एन और पी एन पी इस प्रकार से बने होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जी हमारे क्या है, देखो एक एन चैनल है, तो एन पी और एन, अब पी वाला चैनल है तो पी एन पी, इस प्रकार से बने होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो जी क्या पूछ रहा है, एन चैनल में जीएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अवनित है। तो पहला ऑप्शन है गेट्स पक्ष अवनित है, पक्षगामी पीछे, अग्रगामी आगे, ठीक है। गेट्स अग्र अवनित है, गेट ड्रेन के साथ अग्र अवनित है, और गेट सोर्स के साथ पश्चिम अवनित है। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताएं क्या रहने वाला है हमारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी, गेट सोर्स के साथ क्या है हमारा, पश्चिम अवनित है, ठीक है। मतलब इसके जो पीछे चलता है, पीछे की तरफ, जैसे कि मैं अग्रगामी आगे और पश्चिमगामी पीछे, समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है। देखो पहले ही भी पूछ रखा है इस प्रश्न के बारे में, दोबारा से पूछ रहा कि क्या प्रभाव है अगर एस सी आर को चलाने में लैच किया जाए और डीसी में गेट करंट हटा दी जाए। मतलब डीसी में क्या करें कि करंट गेट को हटा दें, ठीक है, और चालक में लैच किया जाए, तो क्या होगा भाई। तो पढ़ते हैं ऑप्शन में कि एस सी आर कट ऑफ हो जाएगा, एस सी आर ऑफ के माध्यम से धारा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। और चौथा ऑप्शन रहने वाला है कि गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। तो चारों ऑप्शन में से बेटा बताएं कमेंट करके कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है, मतलब बताएंगे। हमारा जो राइट आंसर रहेगा क्या हमारा रहेगा, डी, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है अगर हम डीसी गेट से करंट को हटा दें तब, ठीक है। अगर नहीं हटाते हैं तो क्या होता है बेटा हमारा, ये नियंत्रण खो देता है, वो खो नहीं सकता। ओके। प्रश्न 14वां, जेएफईटी में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव भाई। पिच ऑफ, ऑफ का मतलब समझते हैं आप, प्रश्न के क्या रहा है भाई। मैं बेटा बार बार बोलता हूं कि जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे तो सटीक तरीके से आंसर बेटा आप नहीं दे सकते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो क्या करना है, पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है, समझ के उसके बाद क्या देना है, ऑप्शन देखने हैं, फिर उसके बाद आंसर देखने हैं। तो ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है प्रश्न को हल करने की। तो आप इस तरीके से आप प्रश्न को हल करते हो, तो मैं बता रहा हूं
कहीं ना कहीं आंसर सटीक तरह से सही दोगे। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है शांति से, पूरे एग्जाम में शांति से लंबी सांस लेके फिर उसका सोच विचार के आंसर देना है सटीक तरीके से। तो कौन सा रहने वाला ऑप्शन देखें, इसमें कोई रिक्तीकरण क्षेत्र मौजूदा नहीं है। दूसरा, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, बहुत ही बढ़िया, हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऑफ स्थिति में। तीसरा, रिवर्स बायस वोल्टेज शून्य हो सकती है, ये भी हो सकती हैं। और चैनल की चौड़ाई का अधिकतम मान। चारों ऑप्शन ठीक है भाई, तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर देखेंगे। देखो, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है और रिवर्स बायस वोल्टेज शून्य होता है। देखो, पहला और चौथा ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑफ स्थिति बता रहा है, तो इन दोनों के अंदर कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा हमें। अब ये कह रहा है कि पिच, अब ड्रेन करंट और रिवर्स बायस, अब जब ऑफ करते हैं तो रिवर्स बायस का तो मतलब ही नहीं है कोई इसमें। ऑफ करने के बाद फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का तो मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, चालक घूमना किस प्रकार से घूम रही है, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये भी आंसर गलत है, तो रह जाएगा कौन सा, ड्रेन करंट शून्य हो जाएगा। इसका जो करंट है ना ड्रेन का, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो बेटा इसी प्रकार से प्रश्न समझना है और हल करना है और आंसर देना है, तो आप परीक्षा में 100% से पास हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। सीआरओ द्वारा किस मात्रक को मापा जाता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्या मोस्ट प्रश्न भाई, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। मतलब सीआरओ के द्वारा किस मात्रक को मापा जाता है, प्रश्न समझ में आएगा तो दे दो आंसर फटाफट से। क्या आंसर रहने वाला है इसका, आवृत्ति को नापा जाता है, सबको पता है, सीआरओ से मापा जाता है ना। मैंने बताया था वेव फॉर्म मापी जाती है, वो किस प्रकार से बननी है आपको पहले बताया था मैंने। वेव फॉर्म आपकी इस प्रकार से बनती है, इनमें आवृत्ति देखते हैं किस प्रकार से बननी है आवृत्ति, क्यों इसी प्रकार से देखती है ना। तो साइकिल किस प्रकार से बन रही है, किस प्रकार से नहीं बन रही है, तो वो इसी में करते हैं। और जो साइकिल बनती है वो हमारी आवृत्ति होती है, जो 50 हर्ट्ज की कहलाती है, इंडिया के अंदर चलती है। ठीक है, पूछ ले के हाफ आवृत्ति का मान कितना होता है, हाफ आवृत्ति का मान कितना होता है भाई, तो फुल आवृत्ति बटे 2, आधा कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 160। जैसे कि यहां तक कितना हो गया, 160 हो गया, फुल होगी 360 की। इसी प्रकार से तो साइकिल बनती है बेटा, बनेगी ना साइकिल। ये भी 180 डिग्री का हो, ये भी 180 डिग्री का, टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। समझ में आ गई ना। इसी प्रकार से कह सकते हैं शिखर मान हमारा, ये हमारा क्या शिखर मान है, ये क्या है बीच में आयम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सारी चीज दी होती है। हमने पढ़ा रखा है पहले इसके बारे में पूरा, थोड़ा बहुत और मैंने बता दिया आपको। तो इसमें क्या रहने वाला आंसर हमारा, आवर्ती आंसर रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16वां, सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है। देखो सीआरओ में क्या होता है, हमारे बहुत सारे बटनों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें इसने पूछ लिया कि सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल होता है, उस स्विच का या नॉब का उपयोग क्या है। क्या उपयोग बताओ 16वां, स्वीपिंग स्पीड का चयन करें, स्वीपिंग स्पीड का चयन करें, इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करें, इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करें, और बीम की तीव्रता का चयन करें। तो 16 में राइट आंसर कौन सा बेटा, कमेंट करेंगे बेटा। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 17वां, यूनिजेक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है बेटा, फिर से द्वारा पूछ लिया, यूजीटी का फिर से द्वारा पूछ लिया कि बेटा इसका मुख्य प्रयोग क्या है बेटा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दृष्टिकरण पहला है, दूसरा है प्रबंधक, तीसरा है रेगुलेटर, चौथा है ट्रिगर। तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर हमारा 17 में, तो सबको पता है क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा, डी ट्रिगर सर्किट है हमारा, जो यूनिजेक्शन का मुख्य प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न
टाइम लगता नहीं है, प्रश्न को समझेंगे ना अच्छी तरह से तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया GJFETs की तुलना में मोसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? मेटल ऑक्साइड, फिक्ट इफेक्ट, ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? जंक्शन के बजाय इंसुलेशन परत, और दूसरा है पी सामग्री के बजाय एन सामग्री का उपयोग, और तीसरा ऑप्शन है एन सामग्री के बजाय पी सामग्री का उपयोग, और चौथा ऑप्शन रहने वाला है बेटा हमारा सामग्री की बजाय एक एन सामग्री गेट का उपयोग। तुम्हारा राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। ये कह रहा है जंक्शन की बजाय इंसुलेट परत की तुलना में मोसफेट के धारा नियंत्रण में क्या होता है? उसकी इंसुलेशन परत होती है। क्या होती है बेटा? इंसुलेशन परत। आप जंक्शन के बजाय इंसुलेशन परत, इंसुलेशन परत का मतलब जानते हैं जिसमें धारा का प्रभाव नहीं था इंसुलेशन में। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो बस इतना ही। जो बच्चे हमारी वीडियो को इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है, हमारा मोटिवेशन बनता है कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच के और हमारा मोटिवेशन बन सके। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।